नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आज हमारे पास जो सामग्री है वो हल्दीराम की यात्रा का एक छोटा सा सार है, एक वीडियो स्क्रिप्ट से लिया गया है। तो आज हम इसी पे थोड़ी गहन चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्रोत है ये कैसे बताता है कि बीकानेर की एक छोटी सी दुकान से हल्दीराम इतना बड़ा वैश्विक स्नैक दिग्गज कैसे बन गया। हाँ, बिल्कुल। सोचिए जरा, सिर्फ एक नमकीन, भुजिया, उससे शुरुआत हुई और आज क्या है, 80 से ज्यादा देशों में फैला हुआ एक मल्टी बिलियन डॉलर साम्राज्य। ये कहानी दिलचस्प तो है, तो चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत और देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या खास बातें बताता है। जी बिल्कुल। और ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये वीडियो स्क्रिप्ट उनकी जो सफलता है उसके कौन से मुख्य पड़ाव या कारण बताती है। स्रोत खुद ही कहता है कि ये स्वाद, विश्वास और परंपरा की कहानी है। तो देखते हैं कि इन शब्दों के पीछे असल में क्या रणनीति और क्या मेहनत छुपी हुई है। भुजिया। और स्क्रिप्ट के मुताबिक ये भुजिया सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, ये जल्द ही बीकानेर की पहचान बन गई, बहुत बहुत मशहूर हुई। सोचना भी अजीब लगता है कि कैसे एक एक इतना साधारण सा लगने वाला नाश्ता इतनी बड़ी यात्रा का शुरुआती बिंदु बन सकता है। असल में यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस बात पर जोर देता है कि कैसे उन्होंने शुरुआत में सिर्फ एक खास प्रोडक्ट पर ध्यान दिया। सिर्फ भुजिया पर फोकस करके जो स्थानीय प्रसिद्धि मिली वो एक सोची समझी शुरुआत लगती है ना। हाँ, ये सिर्फ स्नैक बेचना नहीं था, ये था एक ऐसा अनोखा स्वाद बनाना जो लोगों को पसंद आए, उनके जुबान पर चढ़ जाए और वो बार बार आए। यही तो ब्रांड की पहचान बनाने की नींव थी, एक मजबूत कोर प्रोडक्ट जिसने उन्हें बाजार में पैर जमाने में मदद की। शायद इस मजबूत नींव के बिना वो आगे जो विस्तार हुआ वो उतना सफल नहीं हो पाता। हाँ, ये बात तो है। पहले एक चीज में महारत हासिल की, उसे इतना पॉपुलर बनाया कि वो ब्रांड का ही दूसरा नाम बन गया और फिर उसी मजबूत नींव पर उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। स्रोत बताता है कि अगला बड़ा कदम आया 1970s के दशक में। तब हल्दीराम ने नागपुर, दिल्ली, कोलकाता इन बड़े शहरों में विस्तार किया। जी ये सिर्फ दुकान की जगह बदलना नहीं था, ये तो भारत के अलग अलग कोनों तक, अलग अलग टेस्ट वाले लोगों तक पहुंचने की एक बड़ी कोशिश थी। बिल्कुल। और ये जो भौगोलिक विस्तार था ये अकेला नहीं था। इसी समय में, जैसा स्क्रिप्ट बता रही है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की रेंज भी जबरदस्त तरीके से बढ़ाई। सिर्फ भुजिया तक ही नहीं रहे वो, उन्होंने नमकीन की ढेरों किस्में, पारंपरिक मिठाइयाँ, पापड़ और यहाँ तक कि फ्रोजन फूड्स और बेवरेजेस भी लाने शुरू कर दिए। अच्छा, फ्रोजन फूड्स और बेवरेजेस भी। हाँ, स्क्रिप्ट इसे ऐसे देखती है कि ये भारत का प्रामाणिक स्वाद ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक मिशन था। ये दिखाता है कि वो सिर्फ भुजिया बनाने वाले बनकर नहीं रहना चाहते थे, वो भारतीय स्नैक्स और मिठाई का पूरा अनुभव देना चाहते थे। तो एक साथ दो फ्रंट पर विस्तार, नए शहर भी और नए प्रोडक्ट्स भी। हाँ ये तो काफी मुश्किल रहा होगा वैसे। हाँ अलग अलग शहरों के अपने अपने स्वाद होते हैं, अपनी पसंद होती है, और इतने सारे नए उत्पाद बनाना, फिर उनकी क्वालिटी बनाए रखना, प्रोडक्शन संभालना आसान तो नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये एक सोची समझी रणनीति थी जिसके अपने रिस्क भी थे और फायदे भी। स्रोत साफ तौर पर भौगोलिक विस्तार और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन दोनों की बात करता है। ये विकास के लिए जरूरी था। जैसा हमने कहा, एक तरफ देखो, नागपुर, दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े और अलग बाजारों में जाने से उन्हें नए ग्राहक मिले, ब्रांड की पहुंच बढ़ी। सही। दूसरी तरफ अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स लाने से वो अपने मौजूदा ग्राहकों की भी अलग अलग ज़रूरतें पूरी कर सकते थे, जैसे त्योहारों पर मिठाई, रोज के लिए नमकीन, सफ़र के लिए पैक्ड स्नैक्स। हाँ, ये बात तो है। इससे न सिर्फ उनकी बिक्री बढ़ी होगी बल्कि अलग अलग जगहों और मौक़ों पर उनकी मार्केट हिस्सेदारी भी मजबूत हुई होगी। ये एक तरह से रिस्क कम करने का तरीका भी था। अगर एक प्रोडक्ट या एक एरिया धीमा चले तो दूसरे संभाल लें। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सोच लगती है। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहें। और आज की स्थिति देखें तो स्रोत कहता है हल्दीराम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि 80 से ज्यादा देशों में मौजूद है, एक ग्लोबल ब्रांड। 80 से ज्यादा देश। जी, ये नंबर अपने आप में बहुत इंप्रेसिव है। 80 देश, दुनिया के लगभग हर बड़े हिस्से में उनकी पहुंच है। जी। और स्रोत ये भी बताता है कि ये पहुंच सिर्फ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने तक ही सीमित नहीं है। उनके अपने रेस्टोरेंट्स हैं, रिटेल आउटलेट्स हैं। ये एक मल्टी डायमेंशनल ग्लोबल स्ट्रैटेजी दिखाता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। सिर्फ पैकेट बंद स्नैक्स भेजना एक बात है,
लेकिन विदेशों में रेस्टोरेंट चलाना, जहां आपको वहां के नियम, स्टाफ, ग्राहकों से सीधे डील करना होता है, वो बिल्कुल अलग लेवल की चुनौती है। वैसे ही अपने रिटेल आउटलेट्स खोलना भी सप्लाई चेन और ब्रांडिंग पर गहरा कंट्रोल मांगता है। विश्वास और परंपरा, हम्म ये सुनने में तो आसान लगते हैं, लेकिन सोचिए 80 से ज्यादा देशों में जहां खाने पीने की आदतें, स्वाद की पसंद, कल्चर, नियम सब इतने अलग अलग हैं, वहां इन वैल्यूज को लगातार बनाए रखना कितना मुश्किल काम होगा। हाँ, ये तो है। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस पर स्रोत शायद सीधे तौर पर ज्यादा नहीं बताता, लेकिन इशारा करता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करते हुए प्रामाणिकता कैसे बनाए रखी जाए। प्रामाणिक भारतीय स्वाद का जर्मनी में या ऑस्ट्रेलिया में क्या मतलब है? क्या उसे वहां के स्वाद के हिसाब से बदलना पड़ता है? अच्छा पॉइंट है। अगर हाँ, तो फिर परंपरा का क्या हुआ? स्रोत का ये कहना कि स्वाद, विश्वास और परंपरा उनकी ग्लोबल स्ट्रैटेजी के केंद्र में रहे हैं, यह बताता है कि उन्होंने शायद इस बैलेंस को बनाने का कोई तरीका ढूंढ लिया है। शायद इसी भरोसे ने, इसी कंसिस्टेंसी ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान बनाने में मदद की, जहां वैसे भी भारतीय खाने की लोकप्रियता बढ़ रही थी। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या निकलता है? जैसा कि स्रोत बताता है, ये बीकानेर की एक छोटी दुकान से शुरू होकर एक $multi-billion ग्लोबल एम्पायर तक की कहानी है। और इस कहानी के जो मुख्य सूत्रधार हैं, स्रोत के मुताबिक वो वही 3 पिलर हैं: प्रामाणिक स्वाद, ग्राहकों का विश्वास और परंपरा का सम्मान। जी, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कहने के लिए मार्केटिंग के शब्द नहीं है, बल्कि असल में उनकी सफलता की कुंजी रहे हैं। स्वाद शायद वो पहली चीज है जो ग्राहक को खींचती है, विश्वास वो है जो उन्हें बार बार लाता है, और परंपरा वो शायद उस अनुभव को एक इमोशनल और कल्चरल जुड़ाव देती है, खासकर प्रवासी भारतीयों के लिए या भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वालों के लिए। अगर हम स्रोत में बताए गए सफलता के फैक्टर्स को समेटें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। पहला, एक मजबूत और खास नींव। जैसा स्रोत बताता है, भुजिया जैसे एक हिट प्रोडक्ट से शुरुआत, जिसने ब्रांड को पहचान दी, शुरुआती मोमेंटम दिया। हाँ। दूसरा, सोचा समझा रणनीतिक विस्तार। स्रोत भौगोलिक विस्तार, बड़े सेंटर्स में जाना, और प्रोडक्ट विस्तार, नमकीन, मिठाई, पेय वगैरह शामिल करना, दोनों का जिक्र करता है। ये सिर्फ फैलना नहीं, बल्कि बाजार को समझते हुए फैलना लगता है। बिल्कुल। तीसरा, बड़ी वैश्विक महत्वाकांक्षा। भारत तक ही नहीं रुकना, बल्कि दुनिया भर के 80 से ज्यादा देशों तक पहुंचना, और वो भी कई तरीकों से: एक्सपोर्ट, रिटेल, रेस्टोरेंट। और चौथा, अपने मूल मूल्यों पर टिके रहना। स्रोत बार बार स्वाद, विश्वास, परंपरा पर जोर देता है। ये दिखाता है कि इतने विस्तार के बावजूद उन्होंने अपनी जड़ों को बनाए रखने की कोशिश की। सही कहा। इन सभी चीजों ने मिलकर, जैसा स्रोत बताता है, हल्दीराम को घर घर का नाम बना दिया। ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं लगती, ये दशकों की मेहनत है, स्ट्रैटेजिक सोच है, और लगातार उसको अमल में लाना है। स्रोत हमें कहानी के मुख्य मोड़ और सफलता के नुस्खे साफ साफ दिखाता है। ये वाकई में प्रेरणा देता है कि कैसे एक साधारण पारंपरिक प्रोडक्ट पर बना बिजनेस इतने बड़े स्केल पर सफल हो सकता है। स्रोत हमें कहानी का एक ओवरव्यू देता है, लेकिन जो मुख्य पड़ाव हैं और उनके पीछे के संभावित कारण वो काफी स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। ये दिखाता है कि लोकल स्वाद में भी ग्लोबल अपील हो सकती है। तो हमने इस स्रोत के जरिए हल्दीराम की इस अविश्वसनीय यात्रा का एक जायजा लिया। बीकानेर की गलियों से निकलकर 80 से ज्यादा देशों के सुपरमार्केट और रेस्टोरेंट्स तक का सफर, स्वाद, विश्वास और परंपरा के स्तंभों पर टिका ये विस्तार। इसकी कहानी वाकई ध्यान देने लायक है, जैसा कि इस वीडियो स्क्रिप्ट में बताया गया है। हाँ, ये स्रोत मुख्य रूप से इस बात पे फोकस करता है कि क्या हुआ, मतलब विकास कैसे हुआ, कौन से कदम उठाए गए और सफलता के मुख्य कारण क्या रहे, जैसा वो उन्हें देखते हैं। कहानी का क्या और क्यों का एक नजरिया हमारे सामने रखा गया है जी। लेकिन यहाँ से आगे सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु ये हो सकता है, हल्दीराम जैसे ब्रांड के ग्लोबल विस्तार ने क्या पारंपरिक भारतीय स्नैक्स के प्रति दुनिया भर के उपभोक्ताओं की पसंद को भी बदला है, या ये बस पहले से मौजूद मांग को पूरा कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। क्या ग्लोबल ऑडियंस भारतीय स्नैक्स को उसी रूप में अपना रही है जैसा वो भारत में पसंद किया जाता है, या फिर स्वाद में, मसाले के लेवल में या पैकेजिंग में वहां के हिसाब से बदलाव करने की जरूरत पड़ी है? स्रोत प्रामाणिकता पर जोर देता है, लेकिन ग्लोबल बाजार अक्सर कुछ बदलाव मांगते हैं। ये दुविधा तो रहती होगी। और इसी से जुड़ा एक और सवाल उठता है, कोई ब्रांड इतने बड़े पैमाने पर
दर्जनों अलग अलग कल्चर में काम करते हुए परंपरा को कैसे बनाए रखता है और साथ ही साथ इनोवेशन भी कैसे करता है। स्रोत परंपरा पर बल देता है, लेकिन 80 देशों में रेस्टोरेंट, रिटेल और एक्सपोर्ट चलाने के लिए यकीनन प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट में बहुत नए तरीकों, इनोवेशन की जरूरत होगी। बिल्कुल। परंपरा और आधुनिकता, प्रामाणिकता और जरूरत के हिसाब से बदलाव, इनके बीच ये बारीक संतुलन कैसे साधा जाता है, खासकर जब आप एक ग्लोबल स्टेज पर हों। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इस स्रोत में दी गई जानकारी के आधार पर और गहराई से सोचा जा सकता है।